लगाएगी। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहे हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज का वो पूछ रहा है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में क्या होता है, आपका क्या कॉन्सेप्ट है, एनीवन? अच्छा, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में ये होता है कि आपका जो, इसमें क्या होता है, ग्राफ्टेड यानी जो डोनर से आपको आया है, ठीक है, ग्राफ्टेड आपके जो सेल्स हैं दे आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम थी तो जिसकी वजह से आपने ग्राफ्ट लगवाया ना, अपना ग्राफ्ट कोई चीज ट्रांसप्लांट करवाई है, कोई इस तरह की चीज की है, ठीक है। तो जो डोनर का सेट सेल है जो आपके पास इम्यूनो कॉम्पिटेंट वर्किंग सेल आया है, दैट अटैक्स सेल्स ऑफ होस्ट, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ठीक है। क्यों करता है वो अटैक, क्योंकि ये देखें जब आपने इसको अपनी बॉडी में प्लेस कर दिया ना, ठीक है, तो ये क्या सोचेगा, ये सोचेगा कि यार इसके लिए जो है, इसके लिए ये चीज फॉरेन है, फॉरेन बॉडी है, तो दैट इज वाई इट अटैक्स दी होस्ट सेल्स। दैट इज वाई जब आपकी जो भी आप ग्राफ्ट जब कराते हैं, कोई ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो यू गो फॉर दी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, ठीक है। अब इसमें से सेल्स का क्या क्या काम रोल आता है, आपको बी बी लिम्फोसाइट्स का आपको पता है वो किस आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उन चीजों के रिलेटेड होता है। और अच्छा, ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज का, इसका आपको टाइप भी आ सकती है। अच्छा, एक तरफ उसने सेल पूछे है ना, सेल तो आपको पता लग गया होगा, CD8 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस रिएक्शन में CD8 सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, दूसरा वो एक और पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज दिस, तो इट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो जो उसने नीचे सवाल दिया वो ना देता, वो ये पूछ लेता कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज दिस, तो दैट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो आपने इस तरह से करके साथ चलना होता है, ठीक है, आपने देखना होता है। अच्छा, फिर फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में फीचर्स क्या हो सकते हैं। तो मोटे मोटे आपको पता है इसमें रैश बनता था, जॉन्डिस होता है, ठीक है, उसके अलावा डायरिया वगैरह हो सकता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में। उनमें से इन फीचर से रिलेटेड कोई ना कोई वो सवाल कर सकता है। तो आपको एक MCQ में से कई MCQ निकल रहे होते हैं, अगर आप डेफिनेटली अच्छे टाइम में जब आप पढ़ते हैं, मतलब जब आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो आप इसको इस एंगल से फिर देख रहे होते हैं चीजों, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट डेवलप्स हाई ग्रेड फीवर, चिल्स एंड कंफ्यूजन आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड विद ई कोलाई बैक्टीरियमिया। ओके जी, बैक्टीरियमिया है, इसका मतलब सेप्सिस की बात हो रही है। He later collapses and shifted to ICU. What is the most likely complication? So it is septic shock. बाकी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कार्डियोजेनिक शॉक में आपका कार्डियक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं बताई हुई उसने, ठीक है। हाइपोवोलीमिक में हाइपोवोलीमिया का नहीं कुछ बताया हुआ। एनाफिलेक्टिक शॉक में आपका कोई ना कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई ऐसी चीज होती है, बी स्टिंग या कोई इस तरह का कोई ना कोई इन्फ्यूजन या किसी चीज की, उससे रिलेटेड उसने बताना चाहिए था। तो सेप्टिक शॉक है। अब यहाँ उसने अगर सेप्टिक शॉक की बात की है, तो कल को आपसे वो क्या साथ में पूछ सकता है, आपको SIRS का पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपसे सेप्सिस की डिटेल्स, सेप्टिक शॉक में क्या क्या यूज किया जाता है वो पूछ सकता है। इसी तरह सेप्टिक शॉक में आपसे वो ये पूछ सकता है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, ठीक है। तो कोई भी शॉक होता है या किसी और शॉक का पूछ लेता है, तो उसकी जो मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपने देखना है, फ्लूइड स्टेटस असेस करना है। फ्लूइड्स अगर आप इनिशियली, डेफिनेटली जब तक आप, डेफिनेटली इवन इन द सेप्टिक शॉक यू इनिशियली गिव द बोलस ऑफ फ्लूइड्स, और उसके बाद आप आइनोट्रॉप्स वगैरह पे जाते हैं। तो इस तरह से वो एक MCQ से कई MCQ आपके बन सकते हैं, जो टॉपिक को आपने कवर करना होता है मेनली। ओके, सो व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम, कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ एक्स है या वाई है या ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट वगैरह है, तो इट इज कंप्लीट मोनोसोमी ऑफ द एक्स। क्या होती थी इसकी फॉर्मेशन, X0। यस, X0 होती थी। अच्छा, सो
अब फीचर्स में से कुछ दिया हुआ हो सकता है और आपसे पूछा हो सकता है कि कौन सा सिंड्रोम है, या कंप्लीट मोनोसोमी अफेक्ट्स व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आंसर। तो कंप्लीट हो सकता है टर्नर सिंड्रोम, सीधा सीधा नाम ना लिया, और ये भी हो सकता है कि इस पेपर में वाकई उसने सिनेरियो दिया और बच्चे ने जिसने आके रिकॉल किया उसने सीधा सीधा टर्नर सिंड्रोम बोल दिया हो। तो इसमें क्या हो सकता है, वो आपकी स्ट्रीट ओवरीज होती थी, वेब नेक होती थी, वो सारा कुछ ठीक है। तो इट इज एक्स रिलेट। अच्छा, इसके अलावा इसके साथ दूसरा आपको सिंड्रोम साथ खुद ही कर लेना होता है, क्लिनीफेल्टर। ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, वो भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, और आल्सो क्लिनीफेल्टर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ठीक है। अच्छा जी। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज a patient underwent resection of the ileum and proximal jejunum. She has now frequent watery stools and lost 3 kg in 6 months. What is the most likely cause? तो इसमें क्या होगा? जो अप्रैल के अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको तो ये वैसे ही आना चाहिए। ऑस्मोटिक प्लस सिक्रेटरी डायरिया। ठीक है, आपका देखें आइलियम भी उसने रिमूव कर दी है और जिजनम भी कर दी है। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपका सिक्रेटरी डायरिया कब होता है और ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया ये होता है कि आपका कोई फूड पार्टिकल है, वो ल्यूमेन के अंदर है। ठीक है, और दैट इज ड्रॉइंग द ब्लड इनसाइड, अपने साथ जो इसका ब्लड कंटेंट है या वो सारा लेके साथ जा रहा है। यानी ल्यूमन से ही ब्लड को सारा साथ लेके बाहर अपने साथ लेके जा रहा है, जहां जहां वो जा रहा है वो लेके जा रहा है साथ में। ठीक है। अच्छा, ऑस्मोटिक डायरिया ये होता है। और सिक्रेटरी डायरिया क्या होता है कि आपका जो जो आपकी सेलुलर वॉल है वो यहाँ से सिक्रीट करके इनसाइड लेके आ रही होती है, उससे किसी फूड पार्टिकल का कोई लेना देना नहीं होता, वो सिक्रीशन हो रही होती है सारी। तो वाटर की एब्जॉर्प्शन का इसमें सारा उसने रोल देखा हुआ है। तो आपका जब सिर्फ आइलियम का इशू आएगा तो आपका सिक्रेटरी डायरिया की बात होगी। ठीक है, आइलियम को जब करेंगे, और जब जिजनम की साथ बात आती है तो दैट इज रिलेटेड टू दी ऑस्मोटिक डायरिया। सो जब जिजनम भी आपने रिमूव कर दी, आइलियम भी रिमूव कर दी, तो इट विल कॉज ऑस्मोटिक प्लस सिक्रेटरी डायरिया। आगे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख लें एक नज़र। अगर आपने इसको, वो आपके पास बुक डायरेक्टली नहीं है तो ये आप नोट कर सकते हैं जो इसके साथ ये दिए हुए हैं आपके पढ़ने के लिए। एक एक दो मिनट ले लें इस पे।
जी अच्छा, वो मैंने सवाल आपका देखा है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब भी आपका दोनों का सवाल अलग अलग आएगा ना, तो ये इसलिए इन्होंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आपने ऑस्मोटिक को ही क्लिक करना है। ठीक है, जब दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, आइलियोस्टमी प्लस जिजोनोस्टमी, तो आपने सिक्रीटरी प्लस ऑस्मोटिक की ऑप्शन को करना है। ठीक है। बाकी ये सवाल यहाँ से डिफरेंट होके आ सकते हैं कि आयरन प्लस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में क्या होता है जी, डूडेनम। ठीक हो गया। उसके अलावा इन्वॉल्व होती है यानी, अच्छा, सवाल आ गया अगर मैक्सिमम वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, तो आप यूजेनम। इसी तरह ये डिफरेंट, ये की पॉइंट्स हैं, ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, ये जो पास्ट पेपर्स में भी एमसीक्यूज आए हुए हैं ना, ये उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहाँ हो रही होती है, कॉलम में। एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहाँ हो रही होती है, जीजेनम में। तो इस तरह से ये सारे पास्ट पेपर्स के पोर्शन है। ठीक है। अच्छा जी। Which histological feature characterizes gastric bladder cells? अच्छा जी, इसमें आप अगर सोच विचार करनी है तो कर लें, वैसे ये रट्टे वाला ही सवाल है। ठीक है। Usually it is the gastric parietal cells are located in the basal region and they are eosinophilic. They have eosinophilic cytoplasm. ठीक है। So A is the option. बाकी साथ नीचे लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा कि चीफ सेल्स आर बेसोफिलिक। ठीक है। इसको बस आप कंसिडर कर लीजिएगा, साथ ये रट्टा है, इसमें कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट ये है कि आपका इन हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया विच कंपनसेटरी चेंज इंक्रीजेस ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज होती है हीमोग्लोबिन से। ठीक है। अच्छा, इसमें वो आपका जो है ना, उसका कौन सी है यार, कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसमें सारा उसका रोल है। ठीक है। और दूसरा उसका जो ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज इज इंक्रीज बाय राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट। अब राइटवर्ड शिफ्ट के क्या कॉजेज होंगे वो आपने देख लेने हैं। अच्छा, वो अभी आ रहे हैं, इसमें ऊपर मेंशन है, वो अभी हम करते हैं। अच्छा, साथ में ये होता है कि आपका जो 2,3-बीपीजी है, ठीक है, क्या है ये, इट इज अ ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट। ठीक है जी। लोकेटेड इन दी आरबीसीज। ठीक है। काम क्या करता है, इट डिक्रीजेस एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर एंड एचबी। ठीक है। एचबी की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है उसको ये कम कर देता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ। तो एफिनिटी जब कम होगी, एसोसिएशन कम होगी, तो क्या होगा, ऑक्सीजन डिसोसिएट होगी। तो ये डिक्रीज जो इसकी एफिनिटी है, इस प्रोसेस को यानी कहा, इसको सिंपली नोन एज दी राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट होती है। तो राइटवर्ड शिफ्ट के अब कॉजेज क्या क्या होते हैं, एनी वन ऑफ यू। अच्छा, इसमें ये होता है कि एसिडोसिस हो तो तब, अब एसिडोसिस दो सूरतों में हो सकता है, या तो आपका पीएच कम किसी और वजह से हो रही है, या आपका कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, पीसीओ2। जब क्योंकि पीसीओ2 एसिडिक चेंज लाती है। एसिड बेस्ड मेटाबॉलिज्म पढ़ा हुआ है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये वो सारे जो हैं, एसिड बेस बैलेंस। उसमें आपने देखा होगा CO2 बढ़ती है तो इट लीड्स टू एसिडिक यानी पीएच। ठीक है। वो हो सकती है। उसके अलावा राइटवर्ड शिफ्ट किससे आती है, एक्सरसाइज के दौरान। ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान और हाई एल्टीट्यूड पे भी। तो हाई एल्टीट्यूड पे भी यही मैकेनिज्म आपका काम कर रहा होता है कि आपका 2,3-बीपीएच जो होता है जब इंक्रीज, और जो होता है हाई एल्टीट्यूड पे, और आपका इसका आंसर यही बनेगा, बी बनेगा। बी क्यों बनेगा, इंक्रीज 2,3-बीपीएच और डिक्रीज पीएच।
अब ये साथ मेरे ख्याल में इसने टेम्परेचर का जो है ना वो पता नहीं क्या गड़बड़ की है या कोई टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो वगैरह है। ये जो मैं शुरू में बात कर रहा था आपको कि जहाँ पे आपको कंट्रोवर्शियल चीज निकले उस पर ज्यादा टाइम नहीं निकालना, क्योंकि ये रिकॉल एमसीक्यूज होते हैं। तो ये जो पोर्शन है ना ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जब मैंने खुद पार्ट 1 दिया तो उस टाइम पे भी यही चीज थी कि मतलब हम ज्यादा टाइम नहीं, और उधर जब मैंने देखा जो पास्ट में से ही एमसीक्यूज आए हुए थे, लेकिन बड़ी अच्छी स्टेटमेंट्स बनी हुई थी, मतलब पता लग रहा था कि रटा था डेफिनेटली, लेकिन स्टेटमेंट समझ आ रही थी, तो वो पता लग जाता है कि रिकॉल में थोड़ा बहुत इशू आता है। ठीक है। सो 2,3 BPH का क्या काम है, जो मैंने शुरू में आपको बात बता दी है कि इट चेंजेस द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व टू द राइट साइड, एंड thus increases oxygen delivery to the tissues। और राइटवर्ड में क्या होगा, जब राइटवर्ड होगी तो आपकी ऑक्सीजन एफिनिटी कम होगी हीमोग्लोबिन के साथ। अब बॉय प्रेजेंट्स विद डेवलपमेंटल डिले, लॉन्ग फेस एंड लार्ज ईयर्स। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? किस सिंड्रोम के, किस चीज के ये फीचर्स हैं? फ्रेजाइल एक्स। डाउन सिंड्रोम के टिपिकल फीचर्स होते हैं अलहदा से, वो आपको पता होना चाहिए। रीड सिंड्रोम जो है ये क्या होता है? में ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, रीड सिंड्रोम में भी ये स्पेलिंग होते हैं उसके, जो एस्पिरिन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। उसमें आपको कहीं ना कहीं एस्पिरिन का जिक्र आएगा। ठीक है। ओके, सो सारे नीचे फिर फ्रेजाइल एक्स के सारे जो फीचर्स हैं आपके वो मेंशन हैं। क्या होता है जी? एनलार्ज टेस्टिस होती हैं, लॉन्ग फेस होता है। फ्रेजाइल एक्स में सारा कुछ ही ऑलमोस्ट लार्ज ही हो रहा है ज्यादातर, यानी लार्ज टेस्टिस, एंड लार्ज टेस्टिस, लॉन्ग फेस, लार्ज जॉ, लार्ज इवर्टेड ईयर्स। ऑटिज्म है, माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स के साथ एसोसिएटेड है। हो सकता है कहीं ना कहीं फ्रेजाइल एक्स का आपको वो दे के साथ आपको कोई मरमर पूछ ले माइट्रल वेल्व प्रोलैप्स का। ठीक है, इस तरह की भी हिस्ट्री हो सकती है, सिंड्रोम वो एमसीक्यूज बन सकते हैं। और सेल्फ म्यूटिलेशन और ये सारा कुछ। ठीक है। क्रॉनिक इन्फेक्शन विद कोलोनोर्किस साइनेंसिस। कोलोनोर्किस साइनेंसिस, इसके साथ कौन सा होता है, ये बगैर ऑप्शंस के बताएं। हाँ जी, आइडियली देयर शुड बी द ऑप्शन डायरेक्टली कि बाइल डक्ट ही लिखा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि ये बाइल डक्ट्स या लिवर का ज्यादा एसोसिएशन होती है, तो इसके साथ ऑप्शन जो हमारी बनेगी वो यही बनेगी कि ये एमसीक्यू अब आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ये कोलेंजियो हेपेटाइटिस होता है, इसमें बाइल डक्ट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, लिवर को भी कर सकता है। और ज्यादा इसमें इस इम्पोर्टेंट चीज कोलोनोर्किस साइनेंसिस ये है, वैसे सी सी दोनों चीजें याद रख लीजिएगा। सी सी, कोलोनोर्किस साइनेंसिस इज एसोसिएटेड विद कोलेंजियो कार्सिनोमा। ज्यादा ऑप्शन अच्छी जो थी वो बाइल डक्ट होनी चाहिए थी, बाइल डक्ट्स अगर, या बिलरी ट्री। ठीक है। बिलरी ट्री। तो ये करती हैं आप। अच्छा, इसमें सारे अब आप ये जब आपने कर लिया ना एमसीक्यू, तो जरूरी नहीं है यहीं पे आपने रोक देनी ये चीज है ना। इसके साथ इसके ये जैसे टेबल इसने अब फर्स्ट एड का यहाँ पे खुद दे दिया, ये फर्स्ट एड का टेबल है। बिलरी ट्रैक डिजीज, कोलेंजियोकार्सिनोमा, कोलोनोर्किस साइनेंसिस, ब्रेन सिस्ट वगैरह, टीनिया सोलिया, न्यूरोसिस्टी सार्कोसिस वगैरह में। अब ब्रेन सिस्ट की कोई आपको दे देता है, सीयर्स के साथ हिस्ट्री दे देता है, तो न्यूरोसिस्टी साइकोसिस। ठीक है। और हीमाचूरिया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल ब्लेडर कार्सिनोमा, शिस्टोसोमा। ठीक है। इसी तरह लिवर, हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह, एकाइनोकोकस, आयरन डेफिशिएंसी, एंसाइलोस्टोमा या नेकाटोर वगैरह में होता है। और मायल्जिया, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, ट्रिकिनेला स्पाइरलिस, नॉकटर्नल पेरिएनल प्लूराइटिस, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस।
ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन, सिस्टोसोमा मेंसनी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम। ये सारा ये इसने माइक्रोबायोलॉजी का टेबल उठाया। वो माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो भी मैं आपसे एक दो दिन तक शेयर कर दूंगा। असल में बस वो उसमें ना मैं MCQs इनकॉर्पोरेट कर रहा था, कुछ अच्छे ना, बेहतर से, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स के होते हैं ना, मैं वो वाले उसमें डाल रहा था, तो वो इसीलिए थोड़ा टाइम में मैंने बस उसको एडिटिंग करनी है, वो करके अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में ना। अच्छा जी। यूट्राइन इन्वोल्यूशन आफ्टर डिलीवरी इज मीडिएटेड बाय विच सेलुलर प्रोसेस? एट्रोफी। अच्छा, अगर तो आपके पास एट्रोफी का ऑप्शन आता है। अच्छा जी, अगर तो आपके पास एट्रोफी का ऑप्शन आ जाता है तो आपका एट्रोफी फर्स्ट लाइन है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी चीज होती है वो एट्रोफिक प्रोसेस से ही हो रही होती है। अल्टीमेटली एट्रोफी हो रही होती है, हाइपरप्लेजिया जो भी होता है उसको खत्म होते हुए वो एट्रोफी हो रही होती है। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक यही सेम MCQ होता था, सिर्फ ये ऑप्शन होती थी। तो अगर atrophy is not in the option, then lysosomal degradation, and if atrophy is in the option, then atrophy is the right option। ठीक है, ये आपको चेंज थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा जी, ऑन अल्ट्रासाउंड अ चाइल्ड इज फाउंड टू हैव ओनली अ सिंगल किडनी, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है, आपकी किडनीज होती हैं बट उसमें सिस्टिक होती हैं, लार्ज साइज की होती हैं। हॉर्सशू किडनी में क्या होता है, इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी जो है वो इसका, इसकी लोकेशन नहीं वो होने दे रही होती, ऊपर नहीं आ पा रही होती। और एक्टोपिक किडनी अपनी लोकेशन से हट के कहीं और वाक्य किडनी जो होती है, तो क्या बच जाता है, रीनल एजेनेसिस, जिसमें रीनल बना ही नहीं, मतलब ना किडनी बनी ही नहीं, वो सबसे मोस्ट लाइकली ऑप्शन है। ठीक है, तो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेल्स शोज amorphous mitochondrial densities, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ सेल इंजरी? जहां आ जाएगा ना माइट्रो को एमॉर्फस, वैसे सिनेरियो पूरा भी पड़ेगा, एमॉर्फस माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज, ठीक है, या माइटोकॉन्ड्रियल डीग्रेडेशन, या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, इससे रिलेटेड कोई बात और फिर इंजरी पूछी हुई हो उसने, सेल कौन से टाइप की है, तो वो इरिवर्सिबल ही मार्क होगी। ठीक है, और रिवर्सिबल का कहते हैं उसके अलावा, हाँ रिवर्सिबल में जो पहले जो सवाल आते थे उसमें ये होता था, रिवर्सिबल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का जिक्र दिया होता था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लेब्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अलावा इस तरह के कोई ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बात करके तो आपको वो रिवर्सिबल इंजरी का पूछना चाह रहा होता था। ठीक है, इसमें वैसे उसने काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं। और ये इस पे कंफ्यूज ना होइएगा, इसने एक पॉइंट दिया हुआ था, मैंने सोचा था मैं क्लास में भी आपको बताऊंगा कि ये जो इसने दिया हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग में स्वाल और अमॉर्फस डेंसिटीज, ठीक है, तो ये होता है, ये माइल्ड सी चीज उसने है, ज्यादा जो प्रोमिनेंटली जब पूछेगा तो वो ये इसी का पूछेगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, जब उसने रिवर्सिबल का ज्यादातर पूछ रहा होता है तो ये यानी जो पास्ट MCQs हैं उसकी बेस पे आपको बता दूं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई ना कोई जिक्र कर रहा हो। अच्छा जी, बाकी ये कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, ये आप देख लें, रिकॉर्डेड लेक्चर वैसे आपको मैं दे दूंगा ना, कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसी तरह न्यूक्लियर चेंजेस के लिए कुछ सेल इंजरी के टॉपिक में न्यूक्लियर चेंजेस से वो बात करेगा, तो वो कुछ ना कुछ आपका कैरियोलाइसिस, ठीक है, उस पिक्नोसिस और इस तरह के कोई ना कोई फीचर्स वगैरह आपको वो दे रहा होगा। ठीक है, तो जाहिर बात है ये एक MCQ से काफी हर MCQ निकलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा कि अगर आपका सेल स्वेलिंग है वो ज्यादा बड़ा फीचर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग से। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई दो ऑप्शंस मिसाल के तौर पर रिवर्सिबल सेल इंजरी का मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर या कोई ऐसे करके सेल स्वेलिंग भी दी हुई हो और ER स्वेलिंग भी दी हुई हो, तो फिर आपने सेल स्वेलिंग को वो करना है। ठीक है, अच्छा जी, अगला MCQ है, वॉन विली ब्रांड डिजीज प्राइमरीली कॉजेज अ डिफेक्ट इन?
प्लेटलेट एडहीजन, एग्रीगेशन, कोएगुलेशन फैक्टर 9 एंड फिब्रिन पोलीमराइजेशन। अच्छी, ये एडहियन से रिलेटेड होता है। और वॉन विली ब्रांड का देख, एक और चीज भी साथ ही देख लें कि वॉन विली ब्रांड डिजीज जो होता है ना, ये ऑटोसोमल एक तो डोमिनेंट है, ठीक है। और इसके डिफेक्ट की वजह से आपका एपीटीटी क्यों बढ़ता है? क्योंकि वॉन विली ब्रांड डिजीज, वॉन विली ब्रांड फैक्टर प्लस फैक्टर 8, ये इकट्ठे होते हैं आपस में, ठीक है। तो इकट्ठे इनका, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए जो होता है फिर फैक्टर 8 जब जाता है ना, तो वो एपीटीटी को भी प्रोलॉन्ग करता है, इसने लिख भी दिया बल्कि, ठीक है। अच्छा, जो प्लेटलेट के इश्यूज है ना, जो भी उसमें ब्लीडिंग टाइम का जिक्र आएगा हमेशा, ठीक है। वॉन विली ब्रांड फैक्टर, क्योंकि प्लेटलेट एडिशन को अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, तो इसमें भी ब्लीडिंग टाइम आप कराते हैं, ठीक है। हीमोफिलिया वगैरह जो होते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि बॉयज से रिलेटेड सिनेरियो आए और साथ ही हीमार्थ्रोसिस, जॉइंट स्वेलिंग, कोई इस तरह की बात पूछे ना अगर वो आपको, ठीक है, और क्लॉटिंग डिफेक्ट कोई बताए, तो वो इट विल बी हीमोफिलिया, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आईटीपी वगैरह में और इन चीज़ों में ज़्यादातर उसने वॉन विली ब्रांड और ये वो, इसमें ज़्यादातर फीमेल की हिस्ट्री दी हुई होती है। लाजमी नहीं होता, सिनेरियो खुद पढ़ना है आपने उधर डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन ये इस किस्म की चीज़ उसने यूजली सिनेरियो पूछते हो किया हुआ होता है। अच्छा जी, हीमोफिलिया में ब्लीडिंग टाइम क्यों नॉर्मल होता है? क्योंकि प्लेटलेट्स का तो डिफेक्ट नहीं है, वो क्लॉटिंग फैक्टर का डिफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम का आपको पता होना चाहिए कि प्लेटलेट एडहियन का जो डिफेक्ट कॉजिंग प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। तो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और जाइंट प्लेटलेट्स दे सकता है सिनेरियो में, तो आपको पता होगा। या वो पूछ सकता है कि बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में कौन सी फाइंडिंग आपको मिलेगी, तो नीचे ऑप्शन उसने दी हुई हो सकती है, ठीक है। Okay, a 70 kg man has a drug eliminated at 5 liter per hour. The plasma concentration is 25 milligram per liter. What is the required maintenance dose? कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या फार्मूला है? ड्रग एलिमिनेशन क्या होती है? तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते होते हैं? प्लाज्मा कंसेंट्रेशन के साथ। तो इसमें 5 × 25 आएगा। जो भी ऑप्शन बनेगी वो इसका राइट आंसर होगा। सॉरी सॉरी, 5/25 इज इक्वल टू 125, 75 नहीं है। मैथ्स जो है ना वो रोजा लग रहा है। अच्छा, 5/25 इज इक्वल टू 125। फॉर्मूला यही है, क्लियरेंस वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम इज, अब इसमें क्या होता है कि देखिए, ब्लीडिंग टाइम किसकी वजह से हो रहा है? अभी बताया था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या प्लेटलेट की कमी की वजह से हो रहा है। प्लेटलेट के इश्यूज आएंगे उसमें, प्लेटलेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो वॉन विली ब्रांड डिजीज अगर ऑप्शन में है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो प्राइमरीली आपने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को क्लिक करना है, ठीक है। और अगर अकेले अकेले है इस ऑप्शन से, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हटा दें या वॉन विली ब्रांड, तो फिर तो क्लियर हो जाएगा आपको, ये दोनों ही इसमें ठीक हैं। लेकिन ज्यादा जो ठीक है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यानी डिक्रीज प्लेटलेट्स, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम यूजली उस पर डिपेंडेंट होता है। अ पेशेंट विद हार्ट फेलियर and peripheral eosinophilia requires investigation. Which of the following is most useful?
अच्छा, अब ये वो फिर एग्जांपल उसी में से है कि जिसमें थ्रेड जो है ना वो कम है, यानी स्टेम जो है वो फुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मेरा नहीं ख्याल सीपीएसपी ने ऐसा एमसीक्यू बनाया होगा, पर हार्ट फेलियर, हार्ट इशू कह लो, प्लस पेरिफेरल इयोजिनोफिलिया, क्या जहन में आता है, कौन सा डायग्नोसिस जहन में आएगा? चलें हार्ट इशू का बता देता हूँ, रिस्ट्रिक्टिव है। ड्रेसलर सिंड्रोम। ठीक है, वो इसकी बात शायद करना चाह रहे हैं इसमें। ठीक है, तो आपने इजोफिलिया फिलिया का कॉज जो है ना वो देखना है इसमें, तो दैट इज बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी। ठीक है, इंटरल्यूकिन 5 जो है वो मैच्योरेशन ऑफ यूजेनोफिल्स के साथ, उसके साथ उसकी एसोसिएशन है, लेकिन इसमें जो एक्यूरेट डायग्नोसिस है वो आपका बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी पे बनेगा। ठीक है, उसके और भी काफी सारे काम हैं। इसके अलावा टी सेल रिसेप्टर जो साथ वो दी हुई है दूसरी ऑप्शन, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए यूजली होती है चीज। और सीरम फेरेटिन क्या है आपका, एक तो आयरन के स्टोरेज का भी मार्कर है, दूसरा इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है अलहदा से। तो ये इसमें बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी। डायग्नोसिस ऑफ माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर इज बेस्ट कंफर्म्ड बाय, अगेन, ट्रिफाइन बायोप्सी में क्या होता है, यू टेक अ चंक। ठीक है, यू टेक अ चंक ऑफ द ऑफ बोन मैरो। ठीक है, और उसको देख के और वो सारा करते हैं। तो इसमें सेलुलैरिटी और ये देखते हैं, इसके अलावा माइलोप्रोलिफरेटिव, इसी तरह माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म्स और इस तरह के ये जो होते हैं ये, इसमें आपके डब्ल्यूबीसी और माइलॉइड सेल लाइन जो होती है ना वो चेंज हो रही होती हैं, उसमें फर्क आ रहा होता है। ठीक है, अब ये टेबल है, ये फर्स्ट एड से इसने उठाया हुआ है। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया रूब्रा वेरा में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी भी बढ़ते हैं, आरबीसी भी बढ़ सकते हैं, प्लेटलेट्स भी बढ़ते हैं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नेगेटिव होता है लेकिन जैक टू म्यूटेशन पॉजिटिव होती है। आज ही बल्कि मैंने एक पेशेंट देखा पॉलीसाइथीमिया वेरा का। अच्छा जी, और एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में क्या होता है, आपके प्लेटलेट्स बढ़े हुए होते हैं और जैक टू म्यूटेशन होती है 30 to 50% में। माइलोफाइब्रोसिस में आरबीसी डिक्रीज होते हैं, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी काउंट्स वेरी कर रही होती हैं, और इसमें भी जैक टू 30 to 50% में होती है। और सीएमएल का तो आपको पता है करेक्टरिस्टिक पॉइंट ही क्या है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तैयारी कैसी है आप लोगों की? अप्रैल वाले ही हैं? ओके जी। अच्छा जी, decreased gonadotropin releasing hormone secretion at night is primarily mediated by, which of them mediates the decreased gonadotropin releasing hormone secretion at night? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। यस, रात के टाइम पे जो है ना मेलाटोनिन इसको रेगुलेट करता है। और अगर डार्कनेस में पूछा जाए तो मेलाटोनिन, डीप स्लीप में जीएच एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल आपका मेजर जो है ना हार्मोन होते हैं जो ये सारी चीजों को रेगुलेट कर रहे होते हैं। मेलेटोनिन किस चीज के साथ रिलेटेड है, आपके सर्केडियन रिदम के साथ, आपकी जो क्लॉक है बॉडी की उसके साथ। ठीक है, देन कम्स द एमसीक्यू के, नहीं करनी है 19 करनी है।
A patient with eosinophilia and heart failure dies from a viral infection. ठीक है, which lab finding would be most helpful for diagnosis? अभी बताया था वो, ये पिछला एमसीक्यू यही डिस्कस हो गया हुआ ऑलमोस्ट ना, तो ये आईजी लेवल्स इसमें इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, बाकी इसमें रिलेटिव नहीं, रेलिवेंट नहीं है ज्यादा ये, जो है ना इसमें आईजी लेवल्स। ठीक है। अच्छा जी। फिर साथ अब थोड़े से ये थोड़े से बीच में कॉन्सेप्चुअल भी थे, हल्के फुल्के इसके साथ पॉइंट्स भी एसोसिएटेड थे। अब एक दो बिल्कुल प्योरली एनाटॉमी के सवाल आ रहे हैं बीच में, जो कि रट्टा है। द लिंगुअल नर्व इन द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल रन्स लेटरल टू विच स्ट्रक्चर? हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, ये प्योरली जो है ना वो एनाटॉमी है। द डीप इंग्वाइनल रिंग इज लोकेटेड रिलेटिव टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है। आगे इसमें ये फर्स्ट एड की एक्सप्लेनेशन है सारी जो लिखी हुई है ना। ठीक है। सो ऑप्शन ए मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स डायरेक्ट हर्निया, लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स इनडायरेक्ट हर्निया। ठीक है। दिस इज आल्सो लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। अच्छा जी। पेंडुलर नी जर्क इज टिपिकली सीन है। नी जर्क वैसे कैसा होता है? वैसे क्या होता है जब आप नी टेंडन को टैप करते हो तो क्या होता है, एक आध दफा जर्क आती है और रुक जाता है। इसमें क्या होता है, पेंडुलर नी जर्क होती है। ठीक है। 3 to 4 टाइम्स टू एंड फ्रो मोशन होती रहती है नी की, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, ये तो 3 से 4 दफा जो है ना वो इस तरह पेंडुलम की तरह जो है ना, कम से कम 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट जो है ना वो मूव करता है। ठीक है। सो दिस इज इट, वेरी टिपिकल। मतलब आप किसी तरह भी किसी जगह भी देखेंगे, पूछेंगे कि कोई भी बंदा, तो वो सिंपल सा इसका एक ही जवाब बनता है कि दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ ए सेरिबेलर डिजीज। ठीक है। लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर इन लिम्ब बट टच प्रिजर्व, इट सजेस्ट, ये जिसकी न्यूरो एनाटमी अच्छी है उसको सीधा सीधा पता होगा। ठीक है। आपका जो पेन और टेम्परेचर है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट से रिलेटेड है ना। ठीक है। अच्छा जी। ओके, क्रॉनिक लिथियम थेरेपी इज मोस्ट लाइकली टू कॉज? क्या आंसर बनेगा? हाँ जी। इसके साथ कितना इंक्रीज हो जाता है रिस्क थायराइड का? 5 to 6 टाइम्स। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म का। अगला सवाल वो हो सकता है कि कौन सी चीज मॉनिटर करोगे रेगुलरली, टीएसएच, इस कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है।
उसके अलावा क्या होता है, कोई और चीज साथ ही देख लेते हैं ना। कैल्शियम इंक्रीज होता है, ठीक है। और पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। और वेट लॉस कराता है या वेट गेन कराता है? क्रॉनिक थेरापी की बात हो रही है। वेट गेन, गुड। अच्छा दूसरा ये बताएं, अच्छा वेट गेन हो गया एक फीचर, वेट इंक्रीज होता है। अभी तक जो भी बातें हमने की हैं उसमें सिर्फ थायराइड ही कम हुआ है, बाकी सारी चीजें बढ़ी हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? कोई न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन बताएं। ट्रेमर, वेल डन। आपकी तैयारी ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा। अच्छा उसके अलावा सीवीएस का क्या होता है? कि आपकी मेजर जो ईसीजी फाइंडिंग है दैट इज टी इन्वर्जन, ठीक है। मोस्ट कॉमन ईसीजी फाइंडिंग इन क्रॉनिक लिथियम थेरापी की पेशेंट में ना। तो टी से थायराइड भी नीचे की तरफ जा रहा है, और टी से टी वेव भी जो है ईसीजी में वो नीचे की तरफ जा रही है, इससे याद रख लीजिएगा, ठीक है। डर्मा में क्या कॉज करता है ये? इट कैन वर्सन सोराइसिस, जो पहले से हुआ वो सोराइसिस है ना, ठीक है। और एक्नी, उसको ज्यादा कर सकता है। उसके अलावा आपको रीनल मैनिफेस्टेशन होती है, जो मेजर इसका मेनली है, वो क्या थी? डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है जी। अच्छा मुझे टाइम का बता दीजिएगा ग्रुप में कौन सा सूटेबल है। मैं मुझे तो यही लगता है कि 3 to 4:30 इज गुड, या आप लोग चाहते हैं कि यही टाइम रहे 4 to 5:30? 4 to 5:30 की तरफ मैं ड्रैग इसलिए नहीं कर रहा था, मैंने कहा रोजे का टाइम होता है ना, हर एक का अपना अपना होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये भी होता है कि काफी सारे लोग आजकल जो है रात भर पढ़ते हैं, और दिन को वो उठते ही 3-4 बजे हैं, रोजे के आसपास ही। ओके 3 to 4 वाला बस ठीक है। 3 to 4:30 तक इंशाल्लाह हम करेंगे। आज ये 25 हमने किए ना, ठीक है। तो इस पेस पे भी हम चलेंगे ना तो हमारे और अभी तो आज हमने 1 आवर कर सके ना, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी। तो अगर हम फुल उस पे चलेंगे ना तो ये हमारा कोर्स इंशाल्लाह ताला विद इन 2 to 3 वीक्स, यानी इसी महीने के अंदर हो जाएंगे। तो आप ये अपना जो भी स्केड्यूल आपने बनाया हुआ है ना उसमें इस 1 घंटे को रख लें अपना। दूसरा ये है कि आपकी आसानी के लिए ये चूंकि ये चीजें, तो मैं आपको इसीलिए इसको रिकॉर्डिंग पे भी लगाया हुआ है, ठीक है। ताकि अपलोड भी कर देंगे तो जो लोग जल्दी में जरा चाह रहे हुए तो वो, लेकिन लाइव क्लास का ये होता है कि जरा ज्यादा चीजें आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। जब इंटरेक्टिव तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो आपकी अपनी वो जो है ना थिंकिंग एबिलिटी या सोचने की सलाहियत, और वो आप कॉजेज जो आप माइंड रिकॉल कर रहे होते हैं ना चीजें, उसमें आपको हेल्प हो जाती है।